नमस्कार, आपके शहरों की खबरों को लेकर हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। देहरादून में पर्यटन विभाग के अपर निदेशक ए.के. द्विवेदी के बेटे आयुष द्विवेदी का संदिग्ध हालत में शव मिला है। सर्वे चौक के पास ये शव मिला है। दुल्हनवाला इलाके के पास का ये मामला है। पुलिस जैसे ही उनको जानकारी मिली, मामले की जांच हर पहलुओं से कर रही है। एक 27 वर्षीय युवक है, आशीष द्विवेदी इसका नाम है, सन ऑफ श्री ए.के. द्विवेदी, रेस कोर्स का निवासी है। इसकी बॉडी जो है पोस्टमार्टम के पश्चात हमारे यहाँ शवगृह में रखने के लिए लाई गई। अवनीश पाल जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, पूरी जानकारी दीजिए कि पुलिस ने क्या बयान दिया है, पोस्टमार्टम हो चुका है क्या? निहारिका, देखिए बिल्कुल ये जो शव है पर्यटन विभाग के जो अपर निदेशक हैं ए.के. द्विवेदी, उनके लड़के की बॉडी सर्वे चौक के पास जो है संदिग्ध परिस्थितियों में मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हालांकि अब जो है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें जो है पॉइजनिंग की बात सामने आ रही है कि फूड पॉइजनिंग हुई है। हालांकि जो पुलिस का कहना ये है कि सबके जब पोस्टमार्टम हुआ उसके साथ ही साथ उसमें अल्कोहलिक होने की भी जो है संभावना जो डॉक्टर ने बताई है, और पुलिस उसके साथ ही जो है मामले की पूरी जांच कर रही है कि इसके साथ एक और इसका कोई दोस्त साथ में था, उसके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। निहारिका, तो तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच की जा रही है। वो दोस्त जिसके साथ वो आखिरी वक्त तक था, इसके साथ ही ब्लड में अल्कोहल का मिलना, ये तमाम चीजों की ओर इशारा करता है। फूड पॉइजनिंग का भी मामला है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस तीनों पहलुओं पर जांच कर रही है। धन्यवाद पूरी जानकारी अवनीश देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और हम बात मैनपुरी की कर लेते हैं, जहां पुलिस ने फर्जी आईएएस को गिरफ्तार किया है। ये शख्स बांदा के डीएम सुरेश कुमार के नाम पर ठगी करता था। खुद को यूपी कैडर का आईएएस अधिकारी बताकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की बांदा में भर्ती के नाम पर लाखों की ठगी करता था। गिरफ्तार ये जो शख्स है, ये जौनपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। मैनपुरी से खबर है, जहां पर फर्जी आईएएस जो घटनाक्रम तमाम प्रदेशों में चले आ रहे, उत्तराखंड का रूबी चौधरी फर्जी आईएएस केस वो उनको मेरठ ले जा रही है पुलिस। वहीं दूसरी तरफ मैनपुरी से भी खबर आ रही है, यहां पर भी फर्जी आईएएस गिरफ्तार किया गया। एसआईटी की टीम ने गिरफ्तार किया है। और मसूरी में फर्जी आईएएस मामले में रूबी चौधरी पहुंच चुकी हैं। मेरठ टीम उन्हें लेकर यहां रूबी के रिश्तेदारों से पूछताछ होगी। रूबी चौधरी 4 दिन की पुलिस रिमांड पर हैं। यहां आपको बता दें, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में फर्जी आईएएस रूबी चौधरी को सोमवार को मसूरी की सीजेएम कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने का फैसला सुनाया था। हालांकि पुलिस ने कोर्ट से 10 दिन की रिमांड मांगी थी। रूबी चौधरी को बीते शुक्रवार की रात एसआईटी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में देहरादून में हरिद्वार रोड स्थित होटल से पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। F83 ये घर है रूबी के ससुराल का। उनके पति भी यहां पर रहते थे। हालांकि अभी वो भट्टापारसौल के गांव में है। F83 घर में लेकर पहुंची है एसआईटी की टीम रूबी चौधरी को। यहां पर पूछताछ की जा रही, चूंकि 4 दिन है तो बस 3 दिन ही बचे, उसमें अपनी पूरी जांच कंप्लीट करनी है। पूरा मामला विस्तार से अपने दर्शकों को हम दोबारा बता देते हैं। आईएएस रूबी चौधरी का ये मामला 27 मार्च को सुर्खियों में आया। इस मामले का खुलासा होने के बाद एक जांच गठित की गई। 29 मार्च को रूबी के बयान दर्ज किए गए। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की गई। 2 अप्रैल को अकादमी की कार्यशैली पर रूबी ने सवाल खड़े कर दिए। रूबी चौधरी के मुताबिक अकादमी के डिप्टी डायरेक्टर सौरभ जैन ने उसका फर्जी आई कार्ड बनवाया और लाइब्रेरियन की नौकरी दिलाने के नाम पर उससे 20 लाख रुपए मांग लिए। 3 अप्रैल को रात में एसआईटी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में देहरादून के हरिद्वार रोड स्थित होटल से रूबी की गिरफ्तारी हुई। 4 अप्रैल को रूबी को कोर्ट में पेश किया गया, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया और अभी पुलिस के पास 4 दिन की रिमांड। इसी कड़ी में पुलिस रूबी चौधरी को लेकर मेरठ पहुंची है। मेरठ से संवाददाता राजीव जानकारी देंगे। राजीव, F83 किसका आवास है, क्या हो रहा है वहां पर? जी देखिए निहारिका जी, आपको बताना चाहूंगा, आपसे कुछ देर पहले जो है एसआईटी की टीम मेरठ पुलिस के साथ जो है गंगा सागर के F83 मकान पर पहुंची है। फिलहाल रूबी को लेकर जो है टीम अंदर चली गई है। बाहर पुलिस तैनात है, जांच अभी जारी है। पूछताछ अंदर जो है एसआईटी की टीम कर रही है। जी राजीव, F83 है किसका मकान, कौन यहाँ पर रहता था? जी देखिए, मैं आप बताना चाहूंगा, ये F83 जो मकान है ये रूबी के एक रिश्तेदार है, उनका मकान बताया जा रहा है। चरणपाल जो है इनके रिश्तेदार साथ में यहाँ पर एसआई टीम के साथ में आए हैं।
और उनसे भी जो है लगातार पूछताछ जारी है। जी राजीव, अगर रूबी को मेरठ लेकर आ रहे हैं तो किन किन पहलुओं पर जांच की जा रही है? क्या प्रश्न है? रूबी का मेरठ कनेक्शन क्या है, वो बताइए। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, शादी होने के बाद रूबी इसी मकान में ठहरी थी और जो आसपास के लोग का कहना है कि वो यहाँ पर एक आईएएस बनकर ठहरी थी और जो उनके रिश्तेदार हैं वो भी यही कहा करते थे कि उनकी जो रिश्तेदार हैं वो आईएएस हैं। और इसी के चलते यहाँ पर जो पुलिस चौकी है उससे 2 गार्ड लगातार जब वो यहाँ पर रहती थी तो आया जाया करते थे और उनको सिक्योरिटी दिया करते थे। फिलहाल एसआईटी की टीम यही जांच कर रही है कि आखिर वो कौन से पहलू हैं और कौन से ऐसे दस्तावेज यहाँ पर उनको मिल सकते हैं जो इस पूरे प्रकरण पर जो है प्रकाश डाल सकते हैं। जी क्या पूछताछ शुरू हो चुकी है? जी बिल्कुल, पूछताछ शुरू हो चुकी है और आपको बताना चाहूंगा चंदन सिंह बिष्ट इस पूरे अभियान को यहाँ पर जो है लीड कर रहे हैं। वही इस पूरी पूछताछ केस को प्रकरण को लीड कर रहे हैं। साथ ही मेरठ के सीओ सदर देहात हैं और थाना प्रभारी मसूरी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। जी धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब हम लखनऊ का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज यूपी कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें किसानों को 300 करोड़ की अतिरिक्त सहायता राशि को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही कहा गया है कि जिलों के प्रभारी मंत्री अपने इलाकों में काम करें, हालात का जायजा लें। बैठक के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों की मदद के लिए सभी आगे आएं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के मंत्री भी जिलों में जाएंगे। इसके अलावा केंद्र के भी मंत्री यूपी आ रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि हमने किसानों के लिए 200 करोड़ जारी किए, लेकिन केंद्र ने अब तक केवल 44 करोड़ दिए। उन्होंने कहा कि किसानों का जो नुकसान हुआ है उसमें अधिकारी तुरंत मदद करें और मंत्री उस इलाके का दौरा कर हालात का जायजा लें। साथ ही सहायता राशि गांव-गांव जाकर दी जाए। मृतक किसानों को 7 लाख से जल्द 7 लाख रुपए दिया जाए। वहीं अखिलेश यादव ने मुआवजा राशि में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए निर्देश दिया है कि इसका सत्यापन किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराया जाए। यूपी कैबिनेट में आज तबादला नीति को भी मंजूरी दे दी गई है। नया ट्रांसफर सेशन 30 अप्रैल से 30 जून तक होगा। हाउसिंग बोर्ड के करीब 5000 कर्मियों को पेंशन देने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही अब बालिका विद्यालय में शौचालय भी बनाए जाएंगे। ओलावृष्टि से और इधर जो नुकसान हुआ है किसानों को, उस पर सरकार ने सभी जिलों में निर्देश भी दे दिए हैं कि अधिकारी जल्दी से जल्दी सर्वे करा करके और किसानों की जो क्षति हुई है, नुकसान हुआ है, उसमें मदद करें। और वहीं जो प्रभारी मंत्री हैं वो भी जिले में जाकर के और अपने माध्यम से भी जानकारी दें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मदद किसानों की हो सके जब इतना बड़ा नुकसान किसानों का हुआ है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि बागपत में छपरौली पुल का काम शुरू किया जाएगा। इसके अलावा कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम के विकास के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया जा रहा है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय और आईपीएल जैसे मैच खेले जा सकें। इसके साथ ही खाद के लिए भी राशि स्वीकृत की गई है। कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण बिंदु लिए गए हैं, जिसमें कि बागपत के छपरौली बड़ौत मार्ग व हरियाणा को जोड़ने वाला पुल यमुना पे जो बनने जा रहा है, उसको लोन लेकर के बहुत जल्दी उस पर कार्य शुरू हो जाएगा। इसी के साथ साथ ग्रीन पार्क स्टेडियम बहुत ऐतिहासिक, बहुत पुराना है। अब ये एमओयू साइन होकर के जिससे कि यहाँ पर मैच हो सकें, वो एमओयू साइन हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के साथ। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री महबूब अली का कहना है कि शिक्षकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। इसके बाद शिक्षकों ने अपना आंदोलन वापस लेने का ऐलान किया है। साथ ही ये भी फैसला लिया गया है कि तदाद शिक्षकों के विनियमितीकरण को लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। वहीं कॉपी जांचने के लिए शिक्षकों को मिलने वाला जो मानदेय है वो भी बढ़ाया जाएगा। नहीं, सहमति शर्तों पर रही है। देखिए, सैद्धांतिक बहुत सी ऐसी चीज है कि ये कोई विवाद नहीं था। कहीं ना कहीं जो जरूरत है वो मांगता ही है। छात्रों से संबंधित मामला है, ये उपयुक्त समय नहीं था, लेकिन ये बात सही है कि अपना हक मांगने के लिए कभी किसी वक्त भी कहा जा सकता है। मूल्यांकन चल भी रहा है, वो आंशिक चल रहा है, और ये बात सही है कि हम समय पर समय निश्चित किया है, मूल्यांकन पूर्ण हो जाएगा और हर हालात में हमारा रिजल्ट समय पर हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आरोप लगाया कि यूपी में जाति देखकर किसानों को सर्वे किया जा रहा है उनका और उन्हें मुआवजा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों तक सीधे मदद पहुंचाने की कोशिश करेगी और सहायता राशि किसानों के खातों तक सीधे पहुंचेगी। वो केंद्रीय मंत्रियों की टीम के साथ बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसल का जायजा लेने के लिए आगरा पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि संकट के समय में केंद्र सरकार आपके साथ है। मथुरा में वहीं ओले पड़ने से बर्बाद हुई फसल से परेशान सांसद हेमा मालिनी मथुरा पहुंचकर उन्होंने कहा कि वो उचित मुआवजा दिलाएंगी। हेमा ने कहा कि किसानों के मुआवजे को लेकर वित्त मंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की है और 25,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजे की मांग की है। 7 लाख जो सरकार दे रही है वो कम है। वो मांग करेंगी कि 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। उनका जो है वो कुछ कह रहे हैं कि 5 या 7 लाख का कुछ है। मैं चाह रही हूँ कि उनको 10 लाख के हिसाब से मिल जाए। तो मेरी मांग ये है कि 10 लाख मिले उनको। आ रहे हैं सब गांव में जाकर सबसे मिलने वाले हैं और सबको आश्वासन जरूर देंगे अभी जाकर। इलाहाबाद में मुआवजे को लेकर वहीं किसानों ने सड़कों पर जाम लगा दिया है। किसान नेता प्रशासन पर मुआवजे के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप लग रहा है। भारतीय किसान यूनियन के तले किसानों का ये विरोध प्रदर्शन जारी है। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों का प्रदर्शन मुआवजे के नाम पर जो धोखाधड़ी हो रही है उसको लेकर। यूपी पीसीएस पेपर लीक मामले में इलाहाबाद में प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर वहीं पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया है। पीसीएस परीक्षा को रद्द करने और आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव की बर्खास्तगी की मांग को लेकर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता लोक सेवा आयोग के दफ्तर पर जमे हुए हैं और गेट पर उन्होंने तालाबंदी कर दी है। जैसे ही कार्यकर्ताओं ने वहां पर नारेबाजी करना शुरू किया, मौके पर मौजूद पुलिस ने उन पर हल्का बल प्रयोग किया। इस घटना से कई कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। ये देखिए तालाबंदी करने की कोशिश की और जैसे ही पुलिस जो वहां की सुरक्षा में तैनात है तो पुलिस ने इस तरीके से बल प्रयोग किया, लाठीचार्ज का सहारा लिया गया। यूपी पीसीएस पेपर लीक मामले की जांच को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने अपना विरोध तेज कर दिया है। कानूनी लड़ाई के साथ साथ छात्र अब आंदोलन के रास्ते पर उतर आए हैं। पीसीएस 2015 की परीक्षा दोबारा कराने और पिछले 3 सालों की पीसीएस परीक्षा की सीबीआई जांच को लेकर छात्रों ने अनशन शुरू कर दिया है। बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह से मिलने के बाद उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर 15 दिनों के भीतर केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच की प्रक्रिया शुरू नहीं की तो प्रतियोगी छात्र बीजेपी कार्यालय में पहुंचकर सामूहिक आत्मदाह करेंगे। इस बीच कांग्रेस नेता रीता बहुगुणा जोशी अनशन पर बैठे छात्रों से मुलाकात कर उन्हें सहयोग का भरोसा देती नजर आईं। मुलाकात सिद्धार्थनाथ सिंह से हुई। सिद्धार्थनाथ सिंह ने अपनी मजबूरियां बताना शुरू किया कि ये फेडरल गवर्नमेंट हमारी मजबूरी है कि हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। अगर प्रदेश सरकार रिकमेंड करेगी तो हम जांच करने को तैयार हैं। अगर ऐसा हाँ हमने कहा कि हम सभी लोग थे, हम लोगों ने एक तरह से घेराव किया था उनका। हम लोगों ने कहा कि अगर केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने सामूहिक आत्मदाह करने के लिए बाध्य होंगे। और आगे बढ़ते हैं। कौशाम्बी के सैनी इलाके में देवीगंज थाने में तैनात 2 सिपाही विनोद दुबे और राज बहादुर ने कड़ाधाम मेले में हंगामा किया। ये दोनों सिपाही शराब के नशे में कार्यक्रम स्थल पहुंचे और बार बालाओं के साथ डांस करने में मशगूल हो गए। इस दौरान उन्होंने खूब पैसा भाया। जब आयोजकों ने उन्हें मना किया तो दोनों ने अपनी वर्दी का रौब दिखाया। जब एसपी को इस बारे में जानकारी हुई तो उन्होंने वीडियो क्लिप देखी और जांच रिपोर्ट मिलने के बाद दोनों सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया। 2 आरक्षियों को पुलिस अधीक्षक महोदय ने निलंबित किया है क्योंकि वे वर्दी में डांस कर रहे थे। अगली खबरों का रुख करते हैं। शाहजहांपुर में प्रेमी युगल के खुदकुशी करने का मामला सामने आया। काट थाना इलाके में एक फैक्ट्री में काम करने वाले सत्यपाल नाम के युवक का गांव की लड़की से कई सालों से लव अफेयर था। बताया जा रहा है कि लड़की के घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी। जैसे ही बात युवक को पता चली, उसने फैक्ट्री के बाहर लगे पेड़ से लटक कर खुदकुशी कर ली। घटना का पता चलने के बाद लड़की ने घर में दुपट्टे से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, जान दे दी। हालांकि युवक के परिजन इन मौत को हत्या बता रहे हैं। पुलिस मामले की जांच करने में जुट गई है। कुल मिला के मामला अभी संदिग्ध लग रहा है। हमने इंस्पेक्टर को निर्देशित कर दिया कि सही जांच करें और जांच के निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही करें।
की फांसी लगाने वाला जूते उतार के पेड़ इतना मजबूत था कि जो उससे चढ़ नहीं सकता। मौजा गंदे हो जाते। कोई नहीं, वो सब डिटेल बिल्कुल मौजे साफ है। अब भी आप डेड बॉडी निकलवा के देख लीजिए। क्या लग रहा है आपको? ये मर्डर करके लटकाया गया। ये तो सुबह वहाँ लड़का था, वो सुबह पता लगा और ये अभी पता लगा। क्या यहाँ उसका आना जाना था लड़के का? वो तो आता था यहाँ घर पे, जिसका थोड़ी गांव में आता था, यहाँ ड्यूटी करता, हर कोई आता रहता। क्या इस लड़की की शादी तय हुई थी अभी हाल ही में? शादी पहले ही तय हुई थी। तय हो गई। मुरादाबाद में एक ऐसा मामला सामने आया जो उत्तर प्रदेश में पुलिसिया सिस्टम की नाकामी को साफ तौर पर उजागर करता है। पुरुषोत्तम नाम के शख्स पर लूट और हत्या की कोशिश का केस दर्ज होने के बावजूद वो यूपी पुलिस में भर्ती हो गया। दरअसल 2008 में करतार सिंह नाम के शख्स ने 4 बदमाश उन्होंने कार लूट ली थी और उसकी पिटाई करने के बाद पेड़ से बांधकर फरार हो गए थे। इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन पुरुषोत्तम नाम का शख्स चार्जशीट दाखिल होने के बावजूद फरार था। बाद में कई सालों बाद पीड़ित ने जब उसे पुलिस में नौकरी करते देखा तो मामले की शिकायत आला अधिकारियों से कर दी। इसके बाद उसे तत्काल निलंबित किया गया, लेकिन गिरफ्तारी नहीं की गई। कुछ दिनों बाद आरोपी को फिर से नौकरी में बहाल कर दिया गया, लेकिन मामले की शिकायत जब सूचना आयुक्त लखनऊ को पहुंची तो उन्होंने डीजीपी से आरोपी पुरुषोत्तम की भर्ती संबंधी पूरी रिपोर्ट मांग ली। फिलहाल मुरादाबाद पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। लूट का मामला दर्ज हुआ था। उसके बाद 2013 में इसकी शिनाख्त हुई। 2013 में जो वादी था उसने अपना बताया कि ये व्यक्ति था जो लूट में शामिल था। उस आधार पर उसको वो जेल गया, उसके खिलाफ चार्जशीट लगी और उस विभागीय कार्रवाई के पश्चात जो भी रिपोर्ट प्राप्त होती है उसके हिसाब से उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और विभागीय कार्रवाई पूरी होते ही उसके विरुद्ध जो भी मेजर पनिशमेंट है उसको लागू किया जाएगा। मुरादाबाद और संभल में होमगार्ड्स ने अपने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के सनसनीखेज आरोप लगा दिए। होमगार्ड्स का आरोप है कि जिला कमांडेंट और कंपनी कमांडेंट ड्यूटी लगाने के लिए उनसे पैसे लेते हैं। जो होमगार्ड्स वैसे नहीं देते उनकी ड्यूटी नहीं लगाई जाती। होमगार्ड्स के मुताबिक जिले में ड्यूटी के नाम पर जमकर वसूली हो रही है। थाने में ड्यूटी से लेकर अधिकारियों के यहाँ ड्यूटी के अलग अलग रेट तय हैं। इतना ही नहीं, शासन की ओर से वर्दी के लिए जो पैसा आता है उसमें भी अधिकारी भ्रष्टाचार को अंजाम देते हैं। होमगार्ड्स के आरोपों के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। एसपी सिटी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। हमारे संभल में हिलाल अनवर पैसा लेकर ड्यूटियां लगाते, नहीं पैसा देते हैं तो वो हमें गलत सलत बोलते हैं और हमारी ड्यूटी नहीं लगाते कई महीने लगातार, और वो कंपनी कमांडर है। हम ये चाहते हैं ये भ्रष्टाचार खत्म हो। परेशानी यही है कि आमद होते समय पैसे लेते हैं और जो पैसे नहीं देता तो उसकी आमद कराई जाती है। उसकी जगह उसे डिफाल्टर करके दूसरे व्यक्ति को लगा दिया जाता है। शिकायत काफी हुई है तो उनकी कोई सुनवाई नहीं करती। परीक्षा में अच्छे नंबर पाना तो हर किसी की ख्वाहिश होती है, लेकिन उसके लिए परीक्षा की कॉपी के साथ नोट भेजने को आप क्या कहेंगे? ऐसा ही कुछ वाकया मिर्जापुर में आया है, जहां कॉपियों की चेकिंग के दौरान देखने को ये मिल रहा है। कॉपी के अंदर 50 से 500 तक के नोट। यूपी बोर्ड की कॉपियों की चेकिंग के दौरान ये सारी बातें सामने आई हैं, जहां परीक्षार्थियों ने पास होने और अच्छे नंबर पाने के लिए जो रास्ता अपनाया वो वाकई हैरान कर देने वाला है। सवाल उठा रहा है कि क्या ऐसे बनेगा देश का भविष्य? उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के दौरान उचित सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे, लेकिन कहीं न कहीं छात्रों का ये जो रवैया है वो हैरान जरूर कर रहा है। हमें शासन ने भी जो है सरकार के स्तर से भी मूल्यांकन के अवार्ड भेजने की अंतिम तिथि जो पहले 15 तारीख थी उसको बढ़ा करके 20 तारीख कर दी गई। तो अब मेरे ख्याल से हम लोगों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। जो हमारे टीचर्स नहीं आए हैं उनके बदले में हम अपने अन्य स्कूलों से जो एग्जामिनर नहीं बने हैं उसमें से हर शिक्षकों को छांट करके समय से हम मूल्यांकन कार्य पूरा करा लेंगे। लखनऊ में आज बहुप्रतीक्षित गोमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट योजना की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत करेंगे। इसके तहत गोमती को लंदन की थेम्स नदी के तौर पर साफ किया जाएगा। नदी के किनारे 16 किलोमीटर लंबे डायफ्राम वॉल का निर्माण हो जाएगा ताकि इसमें गंदा पानी डालने से रोका जा सके। साथ ही नदी के दोनों किनारों पर दीवारें बनाई जाएंगी। नदी में शारदा नदी को जोड़कर उसका पानी भी डाला जाएगा, जिससे गोमती में पानी का बहाव बढ़ सके। 2016 तक गोमती को साफ करने का लक्ष्य रखा गया है।
तो गोमती को साफ करने के पहले चरण में पक्का पुल से लामाड़ तक नदी का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। राजधानी में करीब 26 किलोमीटर नदी बहती है, जिसमें से इस इलाके में नदी के तटों का विकास किया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही।